सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। विधायी कार्य लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। शांत रहिए, शांत रहिए। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। प्रश्न यह है, खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यगण बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 के स्वीकृति के प्रस्ताव पर कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जो भी सदस्य अपनी इच्छा व्यक्त किए हैं वे अलग अलग दलों से संबंध है। आज की बैठक की अवधि 4 बजे तक ही निर्धारित है। ऐसे में सभी माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं। फिर स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर भी होना है। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महाशय अपना विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, सरकार के सभी विभागों की मांगें पास हो चुकी है और अब उसे खर्च करने का अधिकार इस विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार हासिल करने जा रही है। लोकतंत्र संख्या के बल का खेल है। जिसके पक्ष में बहुमत है वो पारित हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो दर्ज हो रही है उस हर कार्यवाही की समीक्षा भविष्य में इतिहास के रूप में करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार पारित बजट को खर्च करे, लेकिन आने वाले समय में जब भी बजट प्रस्तुत करे तो उसकी प्राथमिकताओं पर विचार करने की जरूरत है और खर्च करने में सदैव अनावश्यक खर्चों में कटौती कर योजनाओं में उसे व्यय करे। बिहार बजट मैनुअल के 36 के प्रावधान में किया गया है कि अधिक अनुमान की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार में हजारों करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष सरेंडर होते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय,
अब मैं बजट के 2024-25 का रखा गया है, जिस पर आज विनियोग विधेयक संख्या 2 आया है, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ ही विभागों के बारे में कहूंगा, चूंकि समय कम है और क्योंकि समय अभाव भी है। और आप देखेंगे कि जहां कृषि विभाग के योजना बजट का आकार 23-24 में 2781.99 करोड़ था, ठीक 24-25 में भी 2782 करोड़ ही है। महोदय, पशु और मत्स्य विभाग के योजना बजट का आकार 23-24 में 1093 करोड़ था, वही 24-25 में 1089 करोड़ ही है। महोदय, सहकारिता विभाग के बारे में योजना बजट का आकार 23-24 में 969.24 करोड़ था, जो 24-25 में 962 करोड़ ही दिया गया। महोदय, लघु संसाधन विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 826 करोड़ था, जो 24-25 में 826.87 करोड़ ही है। महोदय, जल संसाधन विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 3212 करोड़ था, जो 24-25 में 3212 ही करोड़ ही है। महोदय, पंचायती राज विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 1294 करोड़ 0.04 करोड़ था, वो 24-25 में 1105 करोड़ ही है। महोदय, ग्रामीण विकास विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 14,986.45 करोड़ था, 24-25 में 13,733.06 ही करोड़ ही है। महोदय, नगर विकास के बारे में योजना बजट का आकार 23-24 में 4,045 करोड़ था, निश्चित तौर पर 24-25 में 6,066.77 करोड़ है, जो एक नगर विकास के लिए अच्छी बात है। जो महोदय, पर्यावरण वन जलवायु विभाग परिवर्तन विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 517 करोड़ था, 24-25 में 517 करोड़ ही है। महोदय, उद्योग विभाग की योजना के बजट का आकार 23-24 में 1545 करोड़ था, 24-25 में 1732 करोड़ है, जो तो अच्छी पहल मानता हूँ। महोदय, गन्ना उद्योग विभाग के योजना बजट का आकार 23-24 में 100 करोड़ था, 24-25 में भी 100 करोड़ ही है। महोदय, समाज कल्याण विभाग के योजना बजट का आकार 23-24 में 8136 करोड़ था, जो 24-25 में 8148 करोड़ ही है। समाज कल्याण जैसे विभाग के लिए यह बढ़ोतरी मात्र ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। महोदय, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 1674.63 करोड़ था, जो 24-25 में 1576 ही करोड़ है। महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की योजना बजट का आकार 23-24 में 1485 करोड़ था, वो घटकर 24-25 में 1442 करोड़ 13 करोड़ ही रह गया। महोदय, विभाग में किस प्रकार से बजट बन रहा है, जरा बानगी देखा जाए। लघु जल संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, जलवायु एवं गन्ना उद्योग विभाग 23-24 के योजना बजट में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। महोदय, कृषि विभाग की बानगी देखी जाए तो 23-24 में बजट 2781 करोड़ 99 लाख था, जो 24-25 में 2782 करोड़ है। कितने का अंतर है, सोचा जाए। महोदय, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का योजना बजट 24-25 में और 23-24 की तुलना में घटा ही दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति है, सरकार जो दावा करती है वो अत्यंत पिछड़ों की शुभचिंतक सरकार है, वो कैसे है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कैसे सरकार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की शुभचिंतक है, जब उसके लिए निर्धारित योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है। महोदय, मैंने इसलिए विनियोग विधेयक पर अपनी बात रखना आवश्यक समझा और सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में खर्चों की सुविचारित करे। महोदय, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए योजनाओं की में कटौती की है, उसे अगले अनुपूरक में बढ़ाए और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को योजना बजट में समुचित हिस्सेदारी प्रदान करे। महोदय, मैं इतनी ही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने समय दिया महोदय, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और निश्चित तौर पे अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति है, समय है, तो हम 2-3 अपने
तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो अंग्रेज जमाने में हम लोग के दादा अंग्रेज जमाने में भी नगर निगम में वहाँ पहला चेयरमैन मैंने आजादी के टाइम में हमारे दादा हुआ करते थे, और आज की परिस्थिति में उस समय से लेकर के आज तक जो है, जो बजट में हमने तारीफ किया कि नगर विकास के तरफ थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन आप ही बता दीजिए अध्यक्ष महोदय, जो स्थितियां हैं आज तक पूरे बिहार का एक भी निकाय का 141 जगह पे हम रेफरेंस देना चाहते हैं, जो भारत सरकार का है अगर किसी भी तरीके का, तो वहाँ काम दिखता भी है। वहाँ तो किसी भी ढंग से जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किसी भी प्रकार से पूरे बिहार की ये स्थिति है। कोई हम इतना नहीं कहेंगे, हम अपने मधुबनी की तरफ कहना चाहते हैं, जहाँ पे लोग मेयर में जीत जाते हैं और आने जीतने के बाद लोग को जनता को जो अपेक्षा है वो खड़ा नहीं उतरता है, तो लोग को मन में नगर विकास के बारे में है। क्योंकि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा बड़े अर्बन एरिया से आते हैं, लेकिन जिस अर्बन एरिया को है एक भी सड़क सही नहीं है। पानी का जो अभी हाहाकार चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है मधुबनी में, हम दरभंगा की बात नहीं करेंगे दूसरी जगह का, लेकिन कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां जल का प्रबंधन, सड़क का प्रबंधन और किसी भी तरीका जो नगर के क्षेत्र में, इसलिए क्या होता है गांव से लोग शहर में आते हैं, वहां भी ठगा महसूस करते हैं। आप बता दीजिए कि जहां पर जो हमारा डिपार्टमेंट आखिर क्या काम कर रही है, मेरे समझ से बाहर है। हर एक बार की नहीं, जो अपलिफ्टमेंट के तरफ बड़े हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है ये जानने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एक भी सड़क जो पीडब्ल्यूडी की सड़क को कन्वर्ट करने के लिए दिया गया, जो पिछले 2 साल से ये लंबित है। एक तो सरकार ने डिसीजन लिया कि 7 मीटर से ज्यादा जो सड़क होगी वो हम, चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का कुछ है ही नहीं, कहीं भी नगर निकाय में न प्रॉपर इंजीनियर है, न अच्छा काम होता है, रदर लोग की बदनामी हो रही है कि नगर में, शहर में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। उसके पीछे हम निगेटिव में नहीं जा रहे हैं, हम पॉजिटिव की तरफ कहना चाहते हैं कि आपका पर्पस है कि हर एक नरक जो नरक का जो स्थिति है, अगर नगर विकास का अच्छा काम होगा तो लोग शहर से, लोग अपने गांव के तरफ भी, लोग ग्रामीण स्तर में भी अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन पंचायती राज का अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं, जो यहाँ पर एस्टीमेट कमेटी भी है और दूसरे स्टेट में भी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 तरह का एस्टीमेट कमेटी है, 2 तरह का कि नहीं वहां रखा जाता है। भारत सरकार का जो भी पैसा आता है एक जगह की नहीं, बिहार में कि नहीं खर्चा हो रहा है, तो पंचायती राज में भी स्थापित नहीं हो रहे हैं, वहां भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। और नगर वाला में तो 2 ही पार्ट होता है, या तो नगर होता है या ग्रामीण होता है। तो दोनों पार्ट पे मूल्यांकन करने के बाद हमें लग रहा है कि बहुत काम करने की आवश्यकता है। उड़ीसा जैसा प्रदेश हमसे नीचे था, लेकिन आज हमसे ऊपर जा रहा है। क्या कारण है? हम नहीं कहना चाहते कौन कितने दिन से सरकार में है, इससे कोई माने मतलब नहीं है। जनता के प्रति जवाबदेही अगर है तो अंग्रेज जमाना में जब हम लोग इस ढंग से करते थे कि अंग्रेज भी अगर कोई गलती करती थी तो उसको कि नहीं उसको सलाहियत देते थे, और इसके बाद अपने ही जमाने में हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग अपने ही जमाने में कमजोर हो गए हैं। जब जनप्रतिनिधि ग्रामीण स्तर पे कोई अपनी बात ब्लॉक में रखना चाहता है, वहां पर उसकी बात नहीं सुनी जाती है, थाना में रखा जाता है नहीं सुनी जाती है, जिला स्तर पे रखा जाता है नहीं सुनी जाती है, अनुमंडल स्तर पे रखा जाता है तो नहीं सुनी जाती है। और जब कोई पूछा जाता है जनता से तो हर एक जनता एक ही जवाब देती है कि बहुत ज्यादा इलीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और वो हम बता रहे हैं, अरे मधुबनी के रहने वाले हैं, अंग्रेज जमाना से हम आपको थोड़े देख रहे हैं। देख के बोलिए, मेरा ये कहना है अध्यक्ष जी, ये जो बात कर रहे हैं, मधुबनी का दर्द रहता है तो टोकते नहीं, मधुबनी का बिहार का रहता तो नहीं टोकते, हम इनके समय में नहीं टोकते हैं। लेकिन जिस गुस्सा नहीं करना, मेरा ये गुस्सा नहीं करना है, शांत रहिए, गुस्सा नहीं करिए, बोलिए। मेरा ये कहना है, मेरा अपील है सरकार से, मेरा दृढ़ कि आप आगे बढ़े और जनता के बीच जो जाने का है, जिस ढंग से अगर इन्होंने, अगर आने वाला टाइम में मधुबनी में लोग कहते हैं एक भी शहर में पार्क नहीं है, पार्क दिखाइए, एक भी शहर में मॉर्निंग वॉकर्स का कहीं नहीं है,
एक भी पूरे बिहार में सब जगह हमारे जिला की आबादी 50 लाख है जो 50 लाख में एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं है। अगर एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी पार्क नहीं है, तो नगर वाले को क्या चाहिए? फिर अध्यक्ष महोदय, फिर हम 17 महीना बना 17 वर्ष की बात करने लगेंगे, तब जाकर के इनको संतुष्टि होगी। और मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर इसके लिए जनता के बीच लोग गए हुए हैं, जनता के बीच तो लोग गए हैं। जनता सबसे बड़ी चीज है, आपसे मेरी, और आप मान ले उनको हम इंगित करेंगे कि 2 से आप इतने पार्लियामेंट में गए हैं, फिर ऐसा स्थिति मत करिए कि फिर निगेटिव में आप जाइएगा। ये बात नहीं करिए। हम जनता के लिए आपके बीच खड़े हैं, अन्यथा हमको बोलने का कोई हक नहीं है। हम सच्चाई के लिए बोलते हैं, और सच्चाई में अगर हम बोलना चाहे तो ये लोग बड़े बातों को दबाना चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं दबाएगा। दबाना चाहते हैं तो मैं खुला चैलेंज दूंगा कि आप आइए, हम खुला चैलेंज ग्रामीण स्तर पर भी देंगे और शहर पर भी देंगे। लेकिन आपकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। और जो लड़ाई लड़ी गई पंचायती राज का, निश्चित तौर पे उस पंचायती राज में हमने माननीय उस समय भी मुख्यमंत्री जी थे, 2003 में हम लोग बिहार विधान परिषद में आए थे, और उन्होंने उस समय कहा था, और जातिगत गणना की बात उस समय भी उठी थी। उन्होंने उठ करके कहा था कि हम निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो जातिगत गणना कराएंगे। लेकिन क्या कारण है कि देश में उस समय जातिगत गणना हुई थी, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे जो उस जातिगत गणना को दबा के रखे? क्यों दबा के रखे? ये बात जानने की आवश्यकता है। और आज भी है, हम सिर्फ चाहते हैं, अगर ये पता चल गया कि जातिगत गणना में कितने लोग गरीब हैं, तो सरकार का दायित्व बनता है उस गरीबी रेखा से लोग को उठाने का। और जब हम उठाएंगे तो निश्चित तौर पर हम बात की बात करेंगे। 17 महीना बनाम 17 वर्ष का जो इन्होंने याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुदामा प्रसाद, संक्षेप में सुदामा जी अपनी बात कहनी है। सर समय कितना देंगे? समय संक्षेप 2-3 मिनट में कह लीजिए अपनी बात, क्या करना है। और इसमें कोई आज कोई लिमिट क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और भाकपा माले के सचेतक कॉमरेड अरुण सिंह का भी धन्यवाद। तो ये खजाने की चाबी मांग रहे हैं सर, हुजूर चाबी मांग रहे हैं, चाबी दे दिया जाए। हम जानते हैं कि चाबी नहीं भी मिलेगा तो ये हथौड़ा मार करके जो है ताला तोड़ करके लूट लेंगे खजाना। माने किस लिए दिया जाए खजाना? खजाना किस लिए? खजाने की चाबी किस लिए? अभी 2022 में 7 जनवरी को शाहाबाद रेंज के माननीय विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की। जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, हर घर नल का जल योजनाओं की समीक्षा हुई। हमने कहा कि वो मैंने रिपोर्ट थी सभी प्रधान सचिवों की, सब योजना जो है 90% से ऊपर पूरा है। हमने कहा योजना तो पूरा है हुजूर, लेकिन पानी कहीं नहीं चल रहा है। एक भी घर में पानी नहीं चल रहा है। गांव की गलियों को कोड़ दिया गया है, बनी बनाई गलियों को, पानी नहीं चल रहा है। और सरकार 30 रुपया महीना में वसूली भी करेगी। तो ये पैसे का हो क्या रहा है सर? क्या हो रहा है? अभी हम परसों दिन गए थे सर, हमारे भोजपुर जिला में एक सरथुआ है, मांझी टोला। लोगों ने बताया कई घरों को देखा, खपड़ेल घरों को, यहां तक कि चिमकी तान करके भी लोग रह रहे हैं। पूरे जिले के, हमारे जिले में जितने भी मांझी टोला हैं, समझिए कि सुअर के खोभाड़ में और वो जहां रहते हैं उनके घर में कोई फर्क नहीं है। जाकर के दिखवा लीजिए पैसा कहां खर्च हो रहा है। पैसा ये खर्च हो कहां रहा है? एक महिला ने, भूमिहीन महिला ने कहा उसी समुदाय की, कि इस गांव के, जो गांव के कुछ दबंग लोग हैं, वो भूसा रखते हैं इंदिरा आवास के माने बनवा करके। एक व्यक्ति जिनका 3 इंदिरा आवास ले लिए कि चलिए भूसा रखाएगा, गोईठा रखाएगा, उनका 3 किताब पक्का मकान भी है। क्या जांच करवाएंगे मंत्री जी? ये पैसा हो क्या रहा है? अभी आ रहे हैं हम लोग, रात्रि प्रहरियों के यहाँ से धरना वहां चल रहा है। वो लोग बोले कि भाई हमारे गर्दन पर तलवार लटक रही है। जो मैंने प्रबंध कार्यकारिणी ने जिन प्रहरियों को नियुक्त किया उनको जो है 5000 मिल रहा है, और सरकार आउटसोर्सिंग से जो है वो कहा जाए कि 10,000 रुपया दे रही है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ये पैसा क्या आउटसोर्सिंग के लिए दिया जाए कि आप माने किसी को 10,000 दीजिए, किसी को 5,000?
कंप्यूटर ऑपरेटर को साइन कराइए 25,000 पर दीजिए 17,000। ये तो चल रहा है, यही खेला चल रहा है। माने यह आशा कर्मियों को 32 दिन के हड़ताल के बाद हुजूर उनको मानदेय कर्मी का दर्जा मिला और उनको जो है आप कहिए कि 2,500 रुपया मानदेय सरकार ने तय किया, लेकिन वो अभी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो स्कीम वर्करों पर पैसा सरकार नहीं खर्च करेगी, गांव के आवास विहीन लोगों पर नहीं खर्चा करेगी, तो कहां खर्चा करेगी? सृजन घोटाला में करेगी। सृजन घोटाला के लिए पैसा चाहिए इनको। तो सरकार को जवाबदेही लेना होगा, जवाबदेही लेना होगा। सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती हुजूर। जो महागठबंधन की सरकार में जो एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ था, इस राज्य के लाखों नौजवानों के दिमाग में जो एक कहे कि आशा उम्मीद जगी थी कि अब नौकरी मिलेगी और हमको बेहतर जीवन जीने का कहा जाए कि अधिकार मिलेगा, लेकिन सब पर जो है पानी फेर दिया गया, सब पर पानी फेर दिया गया। इसलिए हम लोग इनके इस पक्ष में नहीं है कि इनको खजाना की चाबी दिया जाए सर, ठीक ना। ये खजाना की चाबी लेकर के खजाने की लूटपाट करेंगे, हाँ, जीवन के हर क्षेत्र में, और लोकतंत्र की हत्या करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, यही करेंगे सर। इसलिए हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। आपका किसान लोग, अंतिम बात किसान लोग हैं सर। किसानों को क्या मदद किया आपने? पूरा धान की कटनी शुरू हुई और धान जो है जाने लगा छत्तीसगढ़, इसलिए कि वहां की सरकार ने बोनस दिया। हम धन्यवाद करते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने अपने जब मुख्यमंत्री थे 300 रुपया बोनस दिया था, कभी बिहार में बोनस नहीं मिला हुजूर। और जो 2183 रुपया सरकारी खरीद रेट है, 1900-2001 हो गया सर। सुदामा जी जी कोई हुजूर नहीं है, सब हुजूर खजूर खाने गए। माननीय हो सकते हैं, हुजूर नहीं है। ठीक है, आप तो सर्वहारा की बात करने वाले लोग हैं, हुजूर क्यों बोलते हैं आप? सब एक समान है। ठीक है, बोलिए। ठीक हम लोग तो इज्जत करेंगे, बोलिए। हम लोग तो अध्यक्ष महोदय इज्जत करेंगे। तो खैर ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि किसानों पर सरकार खर्च नहीं करेगी, सरकार किसानों पर खर्च नहीं करेगी। सरकार ये धान खरीद हुआ सर, धान क्या खरीद हुआ? धान खरीद हुई है? नहीं हुई है, कागज पर खरीद हुआ धान, कागज पर कुटाई हो रहा है। ये किसानों की ये जो चीर पर उनका जो लागत है, लागत 3,000 से कम नहीं है महोदय, 3,000 प्रति क्विंटल है। 2183 का धान 2022 तक ही सरकार जो है, केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ा रही थी, मोदी जी की डबल कर देंगे, दोगुना। अगर किसान आधे दाम पर धान बेचेंगे और दोगुना दाम पर खाद खरीदेंगे तो उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो अगर कदवन जलाशय में सरकार काम लगवा दे, हमेशा जब भी ध्यान आकर्षण आता है, कोई तरंगित प्रश्न आता है, एक दिखाया जाता है कि जो है ये अवरोध है, झारखंड विरोध कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश विरोध कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि उसको अगर सरकार पूरा करवा दे महोदय, तो हम समझते हैं कि वो 8 जिले जो सोन नहरी इलाकों के जिले हैं, पूरे बिहार को अनाज की सप्लाई करेंगे। और सरकार जो है जल्द से जल्द कदवन जलाशय के योजना में काम लगावे और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करे, ताकि प्रचुर पानी मिले किसानों को, नहर के निचले तो हिस्से तक पानी जाए। आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जीतनराम मांझी जी, संक्षेप में कहना है। मनवर, संक्षेप में कहने की तो आपको आदत भी रही है, आप तो गागर में सागर भर देते हैं। संक्षेप में हम लोग नहीं बोलते हैं, विस्तृत बोलते हैं और तथ्यपरक बात बोलते हैं। गागर में सागर भर दीजिए, आप तो माहिर हैं इसमें। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और अपने पहले उद्बोधन में आपसे हमने अनुरोध किया था कि जो पार्टी हमारी छोटी है, और स्वाभाविक है कि थोड़ा समय कम दिया जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको उठाना बहुत जरूरी होता है, चाहे छोटा पार्टी रहे चाहे बड़ा पार्टी रहे। तो आपने ऐसा स्वीकार किया था कि कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा समय की अपेक्षा करते हुए हम अपनी बात करना चाहते हैं। और वो है बिहार विनियोग विधेयक संख्या 2 और विधेयक 2024 के समर्थन में हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा भी हमारे साथियों ने कहा, योजनाएं हम लोग पास कर दी, पैसा दे दिया, तिजोरी में बंद कर दिया गया है। यदि चाबी हमको नहीं मिलेगी तो फिर कैसे निकालेंगे?
तो आप देख रहे हैं कि बिहार बढ़ता हुआ बिहार है। 1980 से सौभाग्यवश इस विधानसभा में रहने का मुझे तजुर्बा है हुजूर। हम जानते हैं कि जिस समय हम लोग शुरू में आए थे तो उस समय देखा था हजारों में 24,000 25,000 करोड़ रुपया का हमारी योजना हुआ करती थी। अब आज आप देख रहे हैं कि 2,67,000 या 68,000 या 78,000 का योजना है। तो इतनी बड़ी राशि आखिर कहाँ खर्च होगी? आज जन कल्याण में काम हो रहा है। आज हर जगह चाहे पुल पुलिया हो, सड़क का मामला हो, सड़क में बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हमने भी देखा है कि साहब जब हम लोग किशनगंज जाते थे इंचार्ज मिनिस्टर के रूप में तो 2 दिन लगता था, लेकिन अब 1 दिन में आते हैं, अब 1 दिन में चले जाते हैं। तो ये तो सौभाग्य है बिहार का। अगर पैसा नहीं देंगे तो खर्च कैसे होगा? बिजली का जहाँ तक सवाल है, आज कोई नहीं कर सकता है कि आज बिजली कम से कम 18 घंटा से 22 घंटा तक बिजली मिलती है। हमारे गांव हमारे शहर में जहाँ सब स्टेशन है 24 घंटा बिजली मिलती है। तो इसलिए कैसे आखिर पैसा कहाँ से आएगा न देंगे तो? इसलिए ये जो विनियोग विधेयक 2024 आया है उसका समर्थन करते हैं हुजूर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं। पहला सुझाव मेरा ये है हुजूर कि गया आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है। वहाँ फल्गु नदी प्रवाहित होती है। फल्गु नदी 2 नदी से आगे आकर के फल्गु कहलाती है, एक निरंजना और एक मुहाने। तो उसके नजदीक में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है कि गंगा के पानी को फल्गु नदी में ले जाने का प्रयास किया गया है और पानी जाता भी है कुछ अंश तक, लेकिन वो जल प्रवाहित धारा नहीं है, जिसके चलते दिक्कत होती है। हमारा सजेशन है हुजूर कि गया जिला अंतर्गत गया शहर के नज़दीक फल्गु नदी प्रवाहित होती है। यदि यह नदी बरसाती है, रिवर डैम बनाकर गंगा का पानी जमा रखने का प्रयास किया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। मेरी अनुशंसा है कि गया शहर के नज़दीक बीथो बियर बनाकर फल्गु या निरंजना नदी के दोनों तट पर बड़ा मासा सड़क निर्माण किया जाए एवं फल्गु नदी में पानी के लिए सोन नदी का इंद्रपुरी बराज के नज़दीक से नहर निकालकर घोड़ा घाट के नज़दीक पानी छोड़ देने से फल्गु नदी में 12 मास पानी रहेगा, जिससे पितृपक्ष में आने वाले लोगों को और विदेशी पर्यटकों को साले भर आकर्षण का वो केंद्र बना रहेगा और फायदा रहेगा हुजूर। ये बड़ी ऐसी योजना है जो बिहार के लिए हम कहते हैं, हमारा दावा है कि अगर ये किया जाएगा तो बिहार का जो बजट है उसका 50% यही पर्यटक लोग वहाँ गया का लोग देंगे। इसलिए इस पर हम ध्यान आकर्षित करने की बात किया है हुजूर। और हम कुछ और बातें हैं जिसकी चर्चा करना चाहते हैं कि मोहनपुर प्रखंड में एक सिंचाई योजना का शिलान्यास 20-25 वर्ष पहले हुआ था। स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू ने उस योजना का, जिसको मुहाने योजना कहा जाता था, लेकिन झारखंड बन जाने से झारखंड वालों का उस पर कोई न कोई आपत्ति है, इसीलिए उसका नाम बना दिया गया है बियर बरंडी बियर। इस योजना को भी स्वीकृति लगभग हो चुकी है, लेकिन क्रियान्विति नहीं हो रही है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम 4-5 दर्जन गांवों को, जो खास करके सुखाड़ गांव है मोहनपुर में, बाराचट्टी में और उधर रजौली वगैरह इस सब में, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो योजना है बरंडी योजना है उसको क्रियान्वित किया जाए और इसकी स्वीकृति के लिए शीघ्र बिहार सरकार काम करे, ये मेरी मांग है हुजूर। गया जिला में इमामगंज प्रखंड कोठी पैन है जो 13 किलोमीटर लंबी है। नदी में बालू के निष्कासन से ऐसा हुआ है हुजूर, पैसा मिला है हमको, काम हो रहा है, लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिसके बालू को निकाल देने से उसका जो स्तर है नीचा हो गया है, जिसके चलते अगर पानी आता है तो नीचे चला जाता है। इसी में ही जो कोठी पैन है, पहले पानी होता था, इससे 2 दर्जन गांव में सिंचाई होती थी, लेकिन वो पानी अब बाहर चल जाता है। इसलिए फल्गु नदी में वो जो कोठी के नज़दीक जो पैन है उसमें बांध बना करके उसको जो मोरहर नदी कहा जाता है और उसमें गाद है उसको सफाई कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इमामगंज को बहुत काफ़ी फायदा होगा सिंचाई के दृष्टिकोण से। गया जिला का डुमरिया प्रखंड में एक रजकेल बांध है जो, इसकी भी चर्चा हमको याद है कि 1980 में हम लोग आए थे तो हमारे साथी श्रीचंद पासवान आया करते थे,
बहुत इसकी चर्चा करते थे राजकीय बांध के बारे में। खुदकिस्मती वर्ष हमें भी इमामगंज जाने की बात आई है, अभी तक वो बांध का निर्माण नहीं हो सका है हुजूर। इसलिए डुमरिया का, गया जिला का राजकीय बांध के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसको शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए। और मैं कहना चाहता हूँ हुजूर, वो गया जिला का डुमरिया प्रखंड है जहाँ लघु जल संसाधन विभाग द्वारा राज बांध का निर्माण 14 करोड़ रुपया से किया जा रहा है हुजूर। लेकिन ऐसा है, इतना पानी उसमें आता है, जो उसको बांध की ऊंचाई है, अगर जितना ऊंचाई है तो पानी ऊपर से ही फ्लो कर जाएगा, और उसके बीच में जो पानी मिट्टी है उसके चलते भी पानी का जमावट नहीं होता है। और उसकी उपयोगिता तब होगी कि कम से कम 5 मीटर ऊंचा किया जाए बांध को, और बीच के पानी को हटा दिया जाए, मिट्टी को हटा दिया जाए, तब उसकी पूरी उपयोगिता होगी हुजूर। इसलिए राज बांध के बारे में आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे और उसमें उसका बांध करे। महोदय, गया जिला के अंतर्गत बेला से बलुआ खंडा तक एक सड़क गई है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। हम जानते हैं, हम लोग बच्चा थे, हमारे गांव के बगल से जाता है, तो देखते थे कि वो चीवर पहन करके लाइन में लग करके लोग जाते थे। आज सड़क है, जीर्ण शीर्ण सड़क है। इसीलिए हमारा कहना है कि बलुआ खंडा से, बेला से लेकर के बलुआ खंडा तक ये जो सड़क है उसको चौड़ीकरण किया जाए और उसकी मरम्मती कर दिया जाए, तो हम समझते हैं कि राजगीर, बराबर और फिर गया, ये सब में तीर्थाटन जो पर्यटकों को आने में बहुत सुविधा होगी। इसलिए उसको मरम्मत करने का, बनाने का हम मांग करते हैं। बस 1 मिनट और है। और हुजूर, हम देखते हैं ये कि जो मुख्यमंत्री योजना हो या कोई भी योजना हो, इसमें मैं समझता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आज योजनाएं हमारी सरकार देती है, हमारी सरकार बनाती है योजना, और उसका जब शिलान्यास की बात आती है तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इंस्ट्रक्शन है, विभाग के लोगों का भी इंस्ट्रक्शन है कि उसका शिलान्यास तो प्रधान मुख्यमंत्री जी यहाँ से करते हैं, लेकिन वहाँ पर कम से कम उपस्थित रहते हैं हमारे विधायक लोग जो कार्यारंभ करते हैं, वो नहीं हो पाता है। हद तो हद, हम उदाहरण देना चाहते हैं जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि एक चेरकी थाना है, चेरकी थाना का भवन बनाया जा रहा है, वो भवन विभाग पुलिस भवन के द्वारा, वहाँ का थानेदार ने उसको उद्घाटन किया और वहाँ पर कहा कि विधायक, गरिमा में उपस्थिति विधायक का, और उद्घाटन करता कौन, तो थानेदार। सर, ये अच्छी बात नहीं लगती है, ये अच्छी बात नहीं लगती है। इसलिए सख्त निर्देश जाना चाहिए। हमारी सरकार संवेदनशील है और हमारे सभी विधायकों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है, इसलिए प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए हम समझते हैं कि सरकार का कड़ा निर्देश जाना चाहिए कि चाहे जिस प्रकार का उद्घाटन शिलान्यास हो, मुख्यमंत्री तो यहाँ से करते ही हैं, विधायकों को उसमें जरूर सम्मिलित रखा जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और फिर महोदय, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना या आप मनरेगा या और योजनाएं होती है हुजूर, पहले हम 1980 से विधायक हैं, जैसा पहले आपको कहा महोदय, कि उस समय होता था कि गरीब लोगों को छोटा छोटा ठेका देने के लिए दिया जाता था कि 7,500 रुपया एडवांस दिया जाता था, तो वो पैसा ले करके काम करते थे। आज एडवांस नहीं दिया जाता है। नेचुरली गरीब तबके के लोग मनरेगा में या क्षेत्र विकास योजना में काम और नहीं करते हैं। अगर सच्चाई यही है कि दूसरा लोग काम करता है, सिर्फ उससे मजदूरी करवाता है और सारा लाभांश दूसरा ले जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मनरेगा का काम हो तो या क्षेत्र विकास योजना का काम हो, उसमें मजदूरों को या जो काम करता है उसको कम से कम 5% एडवांस दिया जाए ताकि वो काम अपना कर सके महोदय, ऐसा मैं मानता हूँ। और दूसरी बात हुजूर कहना चाहते हैं हम PhD के बारे में। हमारा गांव है हुजूर महकार, जहां हम रहते हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे हुजूर तो वहां पर एक सब वाटर सप्लाई योजना स्वीकृत हुआ था और स्वीकृत हुआ था, बन रहा था। आज तक पानी वहां नहीं जाता है और खास करके ITI हो, वहां पर रेसिडेंशियल विद्यालय हो, +2 थाना स्कूल हो, उसमें भी पानी नहीं गया है हुजूर।
तो इस तरह के पीएचडी के लोग की शिथिलता है, तो इससे हमारी सरकार की बदनामी अरे होती है। टोक टाक मत हमारी करिए। सरकार ही चाहती है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि हैं, सबका सुनिए। गांव सबका काम हो, सब जगह जाए, लेकिन ऐसी शिथिलता पीएचडी के लोग हों कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में पानी जाने में वो दिक्कत हो रही है, तो आगे का क्या हवाल होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं हुजूर कि इसको देखा जाना चाहिए हुजूर। और हुजूर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इंदिरा आवास या कोई आवास योजना है आज दी जाती है, 3 डिसमिल जमीन दिया जा रहा था, अब 5 डिसमिल जमीन की बात की गई है, कहीं कहीं 5 डिसमिल ही जमीन दी जाती है। 5 डिसमिल निश्चित रूप में दी जाए हुजूर, लेकिन जो आज मकान का स्ट्रक्चर है कि एक कमरा बना करके या 2 कमरा छोटा छोटा बना के दे देते हैं, वो आज एक गरीब हो सकता है, लेकिन सब होने में उसमें और गरीबी होने में मैंने कोई तारतम्य नहीं है। कहने का मेरा मतलब कि जो गरीब है उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके नाती पोता होते हैं, तो एक कोठरी से कैसे काम चलेगा। इसलिए आवास जब बनाया जाए तो कम से कम 3 कोठरी दिया जाए, शौचालय दिया जाए, गौशाला दिया जाए। इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपया अपने स्तर से या भारत सरकार दोनों केंद्रांश और राज्यांश मिला के दिया जाए, तो एक अच्छा मकान बन सकता है, रहने की स्थिति हो सकती है। और नहीं तो सीधे पहचान होता है कि ये दलितों का गांव है, ये अति पिछड़ों का गांव है। इसलिए मेरी अनुशंसा है कि 5 लाख रुपया दिया जाए हुजूर। अभी हाल में हुजूर पुलिस चौकी को थाना में परिणत किया गया है, बहुत अच्छा किया गया है, आवश्यकता थी इसकी। कहा कि जो चौकी होते थे उसमें काम नहीं होते थे और उसको पूर्ण थाना का दर्जा दे दिया गया है। इससे सरकार को हम सराहना करते हैं। लेकिन 12 चट्टी जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ एक मोहनपुर है। मोहनपुर प्रखंड में लगभग 16 या 17 ग्राम पंचायत है और वो थाना है, लेकिन उसको पूर्ण रूप में थाने का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम मांग करना चाहते हैं कि मोहनपुर थाना को भी पूर्ण थाने का दर्जा दिया जाए हुजूर, ये मांग करते हैं। और उसी तरह से हुजूर हम कहना चाहते हैं कि ये जो गया जिला का इमामगंज विधानसभा है, उग्रवादग्रस्त क्षेत्र है। डुमरिया से गया मुख्यालय आने में 80-85 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अतः मेरी अनुशंसा है हुजूर कि जब सरकार जिला प्रखंड अनुमंडल बनावे तो इमामगंज को निश्चित रूप में जिला का दर्जा दे, जिससे कि उग्रवादग्रस्त इलाका को सुख और शांति मिल सके। ये हम आपसे मांग करना चाहते हैं हुजूर। और अंतिम में क्योंकि समय आपने काफ़ी देने का काम किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हो रहे हैं। और कार्यहित और जनहित में हुजूर हम निम्नांकित स्थानों में प्रखंड निर्माण की अनुशंसा करते हैं। वो है आपको ग्राम मऊ है जो थाना टिकारी में पड़ता है, ग्राम सलैया है जो ग्राम थाना इमामगंज में पड़ता है, ग्राम केवला है जो मोहनपुर में पड़ता है, ग्राम तरमा है जो वजीरगंज में पड़ता है, ग्राम महकार है जो खियासराय में पड़ता है। इन सब जगहों में प्रखंड होने की जरूरत है हुजूर। इसलिए हमारा अनुरोध है इन जगहों में भी थाना ठीक से जल्दी खुलवाया जाए हुजूर। एक सड़क है जीटी रोड से बोधगया तक, मेन लाइफ लाइन था वो। आज नहीं, बहुत पहले बैलगाड़ियों से भी चतरा से उधर झारखंड से आते थे। आज वो सड़क जीर्ण शीर्ण हो गई है और उसके बनाने के लिए वहाँ पर जन आंदोलन हो रहा है। लोग कहते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं, और वो कम से कम 27-28 किलोमीटर रोड है। और वो होता है क्या कि जीटी रोड से बोधगया भाया शर्मा, बिंडा, लाड़ू, कोसला तक जो रोड है उसका चौड़ीकरण और निर्माण कराया जाए, तथा लाड़ू के नज़दीक में और बिंडा के नज़दीक में और शर्मा के नज़दीक में पुल भी बनाने की जरूरत है। ऐसा बनता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात होगी और बहुत लोगों को फायदा होगा। महोदय सारी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन 1-2 बात जो छूट गई है छोड़ दीजिए, मैं दे देता हूँ, जो बहुत हो गया ना, बाकी प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा दिया जाए हुजूर, सरकार को भी देना का पार्ट बनवा दिया श्री अजय जाए। कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। हुजूर खजूर खाने गए, अब माजिद से आप 100 बार हुजूर बोले, को बार ने महोदय कुछ बोले। बड़ों की बात का जवाब नहीं देते। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक
उस पर चर्चा हो रही है और मैं शुरू करना चाहता हूं कि कल सदन में श्रवण बाबू बोले थे, खास करके हम लोगों के बारे में, कि धन और धरती बट के रहेगी अपना छोड़ करके। मेरा श्रवण बाबू, आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सीलिंग एक्ट कानून हमने नहीं बनाया था, सरकार बनाई थी। तो आपकी सर क्या मजबूरी है इस सरकार की कि 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास रहते हुए उस जमीन को भूमिहीन को नहीं दे करके आप पैसा खजाना से निकाल करके खरीद करके देने की बात कर रहे हैं। किसको बचाना चाहती है सरकार? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। दरअसल इस बिहार के तमाम सामंतों के पास जो जमीन है, आप उस जमीन को बचाने के लिए गरीबों के हक का हकमारी आप कर रहे हैं। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि आज कृषि विभाग के बारे में हम कहना चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप आप बनाए हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो आप अनुदान देते हैं, क्या ये बिहार की सच्चाई नहीं है कि कृषि यंत्र पर जो आप अनुदान देते हैं वो अनुदान बिचौलिया लूट करके ले जाता है। अनुदान देने के बाद जितने दर पर आप किसान को मुहैया कराते हैं, उससे कम दाम पर जो है बाजार में दुकान में वो यंत्र मिलती है। एक बड़ा भ्रष्टाचार ये है, इसके बारे में। और दूसरी बात हम कहना चाहते, कृषि के क्षेत्र में सरकार काफी पैसा खर्च करके स्टेट ट्यूबवेल लगाई थी, लिफ्ट इरिगेशन लगाई थी। आपके बजट में उस कृषि स्टेट ट्यूबवेल को जो है फिर से चालू करने का जो पूरे बिहार का बंद हो चुका है, आपने कोई इस पर चर्चा नहीं किया है। इन सारी चीजों पर देखना चाहिए। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि हायर एजुकेशन में खास करके कॉलेज टीचर के बीच में जो है टीचरों की कमी है। और टीचर की वैकेंसी आपने निकाला था 2020 में, आप निकाला था वैकेंसी, और उसके अगेंस्ट में टीचर अपने जो है इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अगेंस्ट में एक अभ्यर्थी चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में जब गया तो वो सरकार को दिया क्या इस इंटरव्यू को पूरा लीजिए और सबको बहाल कीजिए। जब सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो उस बहाली के अगेंस्ट में सरकार जो है एलपीए दायर किया। और उस एलपीए का सर क्या हाल है? उस एलपीए का है कि 19 बार जो है हाई कोर्ट ने डेट दिया, आज भी उसका डेट था, आज भी फिर उसको डेट दे दिया है। डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, यही आपका जो है शिक्षा के प्रति जो है रवैया है। आखिरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि बजट जो आपने दिया है कि बिहार के चहुमुखी विकास के लिए, लेकिन बिहार में सबसे निचली पौदाम पर जो महिलाएं रसोईया जो काम करती है, पता है बिहार में जो दैनिक मजदूरी है, एक मजदूर का उतना नहीं आप दे सकते हैं, तो उसका आधा भी तो दीजिए। 50 रुपया पर एक रसोईया जो है वो काम करती है। कैसे वो काम करती है, कभी सोचे हैं? 8 घंटा 10 घंटा वो काम करती है, लेकिन उसके बारे में आपके बजट में कुछ नहीं है, और रसोईया के बारे में नहीं रहेगा। आशा जो है, जिसके बारे में हमारे कई साथियों ने उठाया, पहले भी रखा है, सरकार ने उस पर आश्वासन दिया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, उसको लागू तो कर दीजिए। कुरियर उसी के साथ है, रात्रि प्रहरी है, ममता है, स्कीम वर्कर है, इन सारे चीजों को आपको नजर में रखना चाहिए। अंत में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, और खास करके सरकार से, दलित प्रेम की बात बहुत कर रहे हैं आप लोग, और अगर दलित प्रेम आपके अंदर है तो दलित बस्ती को जो संपर्क पथ से जोड़ने का जो सवाल है, आप किससे पूछ रहे हैं? आपका सीओ है, आपका मुलाजिम है, आपका कर्मचारी है, आप एक सर्वे उसके माध्यम से लीजिए और एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल करके सभी दलित बस्ती को संपर्क पथ से जोड़ दीजिए, तब दलित प्रेम की बात होगी, वरना दलित प्रेम की कोई बात जो है ये धोखा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं सजेशन दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस पर कोई निर्णय लेगी। माननीय सदस्यगण, अब बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 के स्वीकृति के प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री वित्त विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 पारित हो, ये हम लोगों ने आग्रह किया है सभी लोगों से, इसकी स्वीकृति दी जाए। आज
2024 में जो पिछला बजट हमारा रहा 2,61,000 करोड़ से शुरू हुआ था और फर्स्ट सप्लीमेंट्री और सेकेंड सप्लीमेंट्री के माध्यम से कुल जो है 2,82,992.32 करोड़ रुपए की राशि समेकित निधि विनियोजित किया जाना है। इसमें से लगभग 2,37,999.48 करोड़ मतदेय एवं 44,992.84 करोड़ भारित है। कुल व्यय में राजस्व 2,39,943.60 करोड़ रुपया है और पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपया है। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि लगातार बिहार की सरकार काम कर रही है और बिहार के विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार सभी क्षेत्रों में, चाहे वो महिलाओं के सेक्टर हो, बाल कल्याण की योजना हो, हरित जल जीवन हरियाली हो, ये सारे सेक्टर में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में काम हो रहे हैं। और मैं संक्षेप में सिर्फ 2-3 बातों को बताना चाहता हूं। कभी माननीय सदस्य आदरणीय समीर महासेठ जी ने चिंता जाहिर की कि बिहार में जो नगर निकाय है इस पर जितना हमको और चिंता करनी थी हम नहीं कर पाए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में अभी हम लोगों ने तुरंत प्लान किया कि 100 जगह पर 100 शहरों को मास्टर प्लान के तहत पूरी तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस इलाके में, स्मार्ट सिटी पे भी आऊंगा, मास्टर प्लान के माध्यम से जोनल तय करने हैं। और अभी जो प्रमुख शहर है हमारे, पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, और ये सब भी जगह पर मास्टर प्लान का काम कई सालों से चल रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ पटना में 2014-15 में इस कार्य को किया गया और पूरे मास्टर प्लान को बिहार में लाने का काम किया गया। उसके कई स्क्रूटनाइज भी होते हैं क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं था। जो 60 के दशक में कंकड़बाग या पीआरडीए के द्वारा यहाँ कॉलोनीज बनाए गए, उसके बाद हमने नहीं बनाए। तो ये पूरी शुरुआत की गई है। हम सभी जगह स्मार्ट, जिस तरह स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट पूरे बिहार में हो रहा है, उसी तरह उसी के तर्ज पर पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में मास्टर प्लान बनाकर जोनल भी तय करने हैं कि किस इलाके में इंडस्ट्री लगाए जा सकते हैं, किस इलाके में आपको हाउसिंग कॉलोनी बनाए जा सकते हैं, कहाँ ड्रेन बनने चाहिए, कहाँ पार्क बनने चाहिए, कहाँ प्लांटेशन होने चाहिए। ये सारे चीजों की चिंता सभी शहरों में करना है। इसके साथ साथ क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ही हम लोग देखते रहे कि टाउन हॉल या सर्किट हाउस हमारे बहुत पुराने हैं। टाउन हॉल की कंसेप्ट नहीं थी तो हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन के तौर पर सभी जिला हेडक्वार्टर पर बाद में 263 यूएलबी को हम लोगों ने चिन्हित किया और अब ये पूर्ण रूप से तय कर दिया गया कि बिहार के किसी भी यूएलबी के द्वारा यदि वहां टाउन हॉल बनाने का जमीन उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा तो सभी जगह बिहार के सभी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन बनाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके साथ साथ सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष पहल पर उन्होंने कहा कि सभी जगह स्मार्ट स्ट्रॉन्ग ड्रेन बनना चाहिए क्योंकि पानी का निकासी, क्योंकि हम लोग के मानसिकता में यह रहा कि ड्रेन में ही मलमूत्र सब निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने नमामि गंगे कंसेप्ट लाया और पूरे भारत में जो गंगा में मलमूत्र त्यागे जाते हैं उसको बंद करवाने का निर्देश दिया। और बिहार जैसे प्रदेश में लगभग आप समझिए कि पटना जैसे शहर में 350 MLD का एक पूरा प्लांट लगाने का काम किया गया
आपके भी क्षेत्र में जो पूरा इलाका है सैदपुर से लेकर, वो पूरे इलाके में सैदपुर से लेकर करमल्ली चक वगैरह सभी जगह एसटीपी का निर्माण कराया गया। और सभी शहरों में, बक्सर हो, आरा हो, छपरा हो, हाजीपुर हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर, आपको फतुहा हो, बाढ़ हो, भागलपुर हो, नौगछिया हो, खगड़िया हो, बेगूसराय हो, सभी जगह पर एसटीपी के निर्माण कहीं चल रहे, कहीं पूरे हो गए। और इसके साथ साथ क्योंकि हम लोग तो मलमूत्र ये समझते थे कि हम अपने नाले में ही डाल दें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं, तो एसटीपी का निर्माण शुरुआत कराया गया। 2014 के बाद ये शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 करोड़ रुपया का राशि भारत सरकार से मिली, राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा दिया और पूरे प्रदेश में एसटीपी का निर्माण शुरू होने का काम किया गया। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी का चर्चा किया सभी साथियों ने। अभी आप देख रहे होंगे कि मंदिरी नाला, हम लोग 1981 में पटना आए और तब से मंदिरी नाला को ओपन देख रहे थे। आज उस पूरे नाला का निर्माण किया जा रहा है और स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है कई जगह पर, चाहे भागलपुर हो, और कई जगह स्वाभाविक है काम पूरे नहीं हुए, ये मैं मान सकता हूं। नहीं, आपके कार्यकाल में तो गारंटी है कि नहीं हुआ है, ये तो पहले ही हुआ है, आपने रोकवा जरूर दिया था। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में 15 फाइनेंस के माध्यम से इतनी राशि आती है। यहां बैठे हैं कांग्रेस के भी साथी, यूपीए की सरकार रही उसके 5 गुना अधिक राशि 15 फाइनेंस के माध्यम से बिहार को मिल रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार, इसी को कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए लगातार और देश में विकास हो, सभी जगह प्रधानमंत्री जी और बिहार में मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयास से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी आदरणीय जीतन राम मांझी साहब ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनके द्वारा यह कहा गया कि कई सड़कें हैं, इसे स्वाभाविक है, आपने ठीक बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश स्तर पर आरडब्ल्यूडी के सड़कों का यहां से शिलान्यास करते थे और माननीय विधायक अपने क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करते थे। ये किसने बंद कराया पूरा बिहार जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने तो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सब दिन ये काम ही शुरुआत कराया। और अभी अजय जी बोल रहे थे, अजय जी बोल रहे थे, इनके गांव में भी सड़क पहुंची तो आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहुंचा। इनके गांव में तो सड़क ही नहीं था। इनके पिताजी सिर्फ इसलिए चुनाव हार गए कि गांव में सड़क नहीं बना, ये मैं बता रहा। हम लोग साथ में उनके साथ भी विधायक रहे और अजय जी तो कम जाते हैं उस इलाके में। उस गांव में या तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव का सड़क बना, या तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपर्क अभियान के माध्यम से इसको जोड़ने का काम किया। और ठीक कहा अभी जीतन राम मांझी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो मरम्मती के कार्य है 30-54 के माध्यम से लगातार बिहार में इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और सभी माननीय सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र में अनुशंसा भी दिया, अपने अपने क्षेत्र से ये एक पूरा लिस्ट बनाकर देने का काम किया है, जो विभाग इसकी पूरी समीक्षा भी कर रहा है। और लगभग 10,000 करोड़ रुपया इसमें लगना है। तो आप यदि राशि को खोलने का चाबी नहीं दीजिएगा तो ये पूरा प्रदेश का विकास कैसे होगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों के सहयोग से ही बिहार का विकास बढ़ेगा। इसलिए मैं तो अध्यक्ष महोदय सबसे आग्रह भी कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को कितना, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य की ओर कोई जाता नहीं था, आप तो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, तो स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों से अनुशंसा भी लिया और उस पर कार्य प्रारंभ भी करने का काम किया। और इसमें भारत सरकार ने भी लगभग 5,000 करोड़ रुपया 15 फाइनेंस के माध्यम से काटकर स्वास्थ्य विभाग को दिया
कि आप इसके माध्यम से एडिशनल पीएससी, हेल्थ सेंटर सब बनाने का काम कीजिए। कोरोना का समय याद कीजिए, पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट कहीं लगभग नहीं थे, सिर्फ पटना या जो हमारे मेडिकल कॉलेज थे वहीं पर उपस्थित। लेकिन आज पूरे प्रदेश 100 से अधिक जगह पर पूरा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया और आवश्यकता अनुसार, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता कम है, ये मैं कह रहा हूं, आवश्यकता कम है, आवश्यकता उस समय के हिसाब से तय किया गया था, इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा संक्षेप में है कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 को आप पारित करें, स्वीकृत करें और बिहार के खजाना को बिहार की जनता के हवाले, बिहार की जनता का विकास हो सके, यही आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 28 फरवरी 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 32 है। अगर सदन की सहमति हो जिन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 29 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।